हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आज की क्लास में। तो आपको पता है जैसा कि ग्रुप डी वाली जो आपकी क्लास चल रही है, सतत और कंटिन्यू ये क्लास चलाई जा रही है और इसके अंतर्गत मैं आपको संविधान पढ़ा रहा हूं। कल वाली क्लास में मैंने देखा था आपको मैंने क्या पढ़ाया था। तो कल वाली क्लास में प्रस्तावना के बारे में मैंने आपको बताया था। आज वाली जो क्लास होने वाली हमारी, आज वाली जो क्लास होगी वो किसके बारे में होगी? अनुसूचियों के बारे में। जो हमारे संविधान के अंदर 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियों के बारे में हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं और कम समय में पूरा डिटेल देखेंगे। पूरी अनुसूचियों को हम समझ लेंगे, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। तो आपके कम समय के अंतर्गत ही सारी बातें आपको समझाने वाला हूं। तो चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसको लाइक और शेयर भी कर दो, ठीक है। तो आप जो है वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि अनुसूचियों के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं, किन किन प्रावधानों के अनुसार ये सारी अनुसूचियां जो है बनाई गई हैं और कौन कौन सा संशोधन किया गया है अनुसूचियों को शामिल करने के लिए, कौन सी अनुसूची कब हमारे संविधान में सम्मिलित हुई है, बाकी मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। ये सारी बातें आपको आज पता चलने वाली है अनुसूचियों के माध्यम से। अनुसूचियों में क्या क्या चीजें हैं, इसके माध्यम से आपकी सारी चीजें जो है जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो जब भी हम बात करते हैं अनुसूचियों के बारे में, भारत के संविधान में अनुसूचियां, भारत के संविधान में अनुसूचियां, तो आपको पता है जो हमारा मूल संविधान था, जब हमारा संविधान निर्माण किया गया था, हमारा संविधान बनाया गया था, उस दौरान क्या था, हमारे मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी। तो जब भी आपसे अगर पूछा जाए तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हो चुकी हैं, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और आपका जो वर्तमान में आप देखेंगे, वर्तमान संविधान में, तो वर्तमान में कुल अनुसूचियों की संख्या कुल अनुसूचियां कितनी हैं? 12 हैं, ठीक है। तो मूल संविधान में 12 अनुसूचियां, वो क्या कहते हैं, 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हो चुकी हैं? तो टोटल 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। तो आप देखोगे एक एक अनुसूचियों के बारे में हम यहां जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। जैसे आपकी प्रथम अनुसूची है, प्रथम अनुसूची के अंतर्गत किन चीजों का प्रावधान किया गया है हमारे संविधान के अंदर? प्रथम अनुसूची है और प्रथम अनुसूची में किन किन बातों का प्रावधान किया गया है प्रथम अनुसूची के अंतर्गत? तो आप जानते हैं प्रथम अनुसूची और इसके अंतर्गत राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान किया गया है। केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन का प्रावधान है, ठीक है। तो जितने हमारे 28 राज्य हैं, बाकी केंद्र शासित प्रदेश हैं, सबका प्रशासन कैसे चलाया जाएगा, किस प्रकार से चलाया जाएगा, ये सारा प्रावधान जो लिखा गया है, इन सारे प्रावधान का जो वर्णन किया गया है वो आपकी प्रथम अनुसूची में किया गया है। राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के बारे में प्रथम अनुसूची में लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद आपकी आती है दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आप देखोगे तो दूसरी अनुसूची में क्या है? तो दूसरी अनुसूची में लिखा गया है किसके बारे में? तो यहां लिखा गया है वेतन एवं भत्तों के बारे में। प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्तों के बारे में, वेतन एवं भत्तों के बारे में। हमारे जो प्रमुख पदाधिकारी हैं, प्रमुख पदाधिकारियों कहने का मतलब आप देखोगे जो
आपका राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, विधानसभा के जो सदस्य, विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं, और जो हमारे संसद के अंतर्गत सदस्य होते हैं, जो आपका महालेखा नियंत्रक परीक्षक होता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, बाकी महालेखा नियंत्रक परीक्षक होता है। जितने सर्वोच्च पदाधिकारी होते हैं भारत सरकार के अंतर्गत, सबके वेतन एवं भत्तों के बारे में, वेतन पेंशन भत्तों के बारे में किस अनुसूची में प्रावधान किया गया है? तो दूसरी अनुसूची में प्रावधान किया गया है। उसके बाद आपकी आती है तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में क्या लिखा गया है? तो तीसरी अनुसूची में आप देखेंगे, तीसरी अनुसूची के अंतर्गत, तीसरी अनुसूची में जो बातें लिखी गई हैं वो है आपकी शपथ एवं प्रतिज्ञान। प्रमुख पदाधिकारियों के शपथ एवं प्रतिज्ञान, शपथ एवं प्रतिज्ञान के बारे में। ठीक है, मतलब अगर हम यहां पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़ दें, जो सारे पदाधिकारी, जो भारत सरकार के अंदर सारे पदाधिकारी बसते हैं, उनका शपथ कैसे होगा, वो प्रतिज्ञान कैसे करेंगे, ये जो वर्णन किया गया है, ये जो प्रावधान किया गया है, ये आपके तीसरी अनुसूची में किया गया है। तो प्रमुख पदाधिकारियों को कहने का मतलब यहां हमने कहा कि इनको छोड़ देंगे। तो यहां आप जो है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति, उसके अलावा उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, राज्यपाल, इनको छोड़कर संघ सरकार के अंतर्गत, हमारे केंद्र सरकार के अंतर्गत सारे पदाधिकारियों के जो शपथ होते हैं, जो प्रतिज्ञान होते हैं, जो शपथ लेते हैं, जब कोई मंत्री बनता है शपथ लेता है, जब कोई राष्ट्रपति बनता है शपथ लेता है, राज्यपाल बनता है शपथ लेता है, मतलब शपथ के बारे में कहाँ लिखा गया है, वो जो है इस तीसरी अनुसूची में प्रावधान किए गए हैं। लेकिन 3 लोगों का इसमें प्रावधान नहीं है, 3 लोगों को यहां से छोड़ दिया गया है। राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान तीसरी अनुसूची में नहीं है, ना तो उपराष्ट्रपति के प्रावधान है, ना तो राज्यपाल के लिए शपथ का प्रावधान तीसरी अनुसूची में दिया गया है। इनका अलग से शपथ होता है, इनका अलग से शपथ एवं प्रतिज्ञान होता है। आप देखोगे जो इसमें आपका राष्ट्रपति होता है, इसका जो शपथ होता है अनुच्छेद कितने के तहत? अनुच्छेद 60 के तहत होता है। राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 60 के तहत होता है, और उपराष्ट्रपति का शपथ जो होता है अनुच्छेद 69 के तहत होता है, और आपके जो राज्यपाल का शपथ होता है ये अनुच्छेद 159 के तहत होता है। ठीक है, तो जब भी पूछा जाए तो इन 3 पदाधिकारियों को छोड़कर सारे पदाधिकारियों के शपथ एवं प्रतिज्ञान के बारे में आपके तीसरी अनुसूची में दिया गया है। उसके बाद चौथी अनुसूची आती है आपकी संविधान के अंतर्गत। तो चौथी अनुसूची में क्या है? तो आप देखोगे चौथी अनुसूची के अंतर्गत, चौथी अनुसूची में क्या है? चौथी अनुसूची के अंतर्गत आप किसके बारे में दिया गया है? राज्यसभा में सदस्यों का जो निर्वाचन होता है, राज्यसभा में सदस्यों के निर्वाचन की संख्या के बारे में। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, सदस्यों का निर्वाचन। तो राज्यसभा में जो सदस्यों का निर्वाचन होता है, जैसे आप जानते हैं लोकसभा में सांसद होते हैं, राज्यसभा में सांसद होते हैं, और राज्यसभा में जो सांसदों का निर्वाचन होता है, इनकी संख्या कितनी होगी, इनकी संख्या के बारे में ये आपके चौथी अनुसूची में लिखा गया है कि एक राज्य से कितना राज्यसभा सांसद होगा, या कितने राज्यसभा सांसद हो सकते हैं किसी राज्य के अंतर्गत, ये प्रावधान किया गया है आपके चौथी अनुसूची के अंतर्गत। ठीक है, तो यहां से चारों अनुसूचियों के बारे में आपको ये बातें पता होनी चाहिए। इसके बाद आप देखते होंगे आपकी आती 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची में क्या है, क्या प्रावधान किया गया है? तो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आपका जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में। तो जो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र है, वहां का प्रशासन कैसे चलाया जाएगा,
ये जो प्रावधान किया गया है अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन क्षेत्रों के बारे में, ये प्रावधान आपके 5वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, इसके बाद आपकी आती है 6ठी अनुसूची। तो 6ठी अनुसूची में क्या प्रावधान है हमारे संविधान के अंतर्गत? तो हमारे संविधान में जो 6ठी अनुसूची है इसके अंतर्गत देखोगे तो 4 राज्य हैं। 4 राज्य के अंतर्गत कौन कौन से? जैसे आप देखोगे तो यहाँ पर आपका असम है, असम के अलावा आपका मेघालय है, मेघालय है, और मेघालय के अलावा आपका त्रिपुरा है, और त्रिपुरा के अलावा आपका मिजोरम है, त्रिपुरा मिजोरम। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का जो जनजाति क्षेत्र है, जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में, क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में, प्रशासन के बारे में, ठीक है। तो आपके 6ठी अनुसूची में क्या लिखा गया है, क्या प्रावधान किया गया है कि जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है, ये जो जनजाति क्षेत्र है, आप जानते हैं यहाँ पर इन राज्यों में जो है जनजातियां ज्यादा निवास करती हैं, तो इन क्षेत्रों के अंतर्गत यहाँ जो जनजातियां निवास करती हैं उनका प्रशासन कैसे चला जाएगा, ये सारे प्रावधान किस अनुसूची के अंतर्गत किए गए हैं? आपकी 6ठी अनुसूची के अंतर्गत जो है किए गए हैं। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में कौन सा प्रावधान है? तो आप देखोगे हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 लिस्ट हैं, 3 सूचियां बनाई गई हैं। और 3 सूचियां कौन कौन सी है? तो 3 सूचियां, हमने कहा 3 सूचियां हैं यहाँ पे, 3 सूचियां। और 3 सूचियों के अंतर्गत आप देखोगे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है इसके अंतर्गत। तो संघ सूची, संघ सूची, और इसके अलावा राज्य सूची, और राज्य सूची, और आपकी समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। ये 3 सूचियां मतलब 3 लिस्ट हैं, और इन लिस्ट के अंदर कुछ विषय रखे गए हैं, और उन विषय के बारे में जैसे आप देखोगे तो 7वीं सूची में 3 सूचियां हैं, एक संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची के अंतर्गत यहां आप देखोगे विषय के बारे में, तो संघ सूची में आपके पहले कितने विषय थे? पहले 100 विषय हुआ करते थे संघ सूची के अंतर्गत, लेकिन वर्तमान में अब जो है ये 98 विषय हैं संघ सूची में। और राज्य सूची में पहले आपके 66 विषय हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में आप देखोगे 59 विषय हैं राज्य सूची के अंतर्गत। और आप देखोगे समवर्ती सूची में पहले 47 विषय हुआ करते थे, और वर्तमान में आप देखेंगे इसमें कितने विषय हैं? तो इसमें 52 विषय हैं समवर्ती सूची के अंतर्गत। इसका यह मतलब हुआ जो आपके 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियां हैं, 3 लिस्ट बनाई गई हैं, इसमें कुछ विषय रखे गए हैं कि संघ किस पर कानून बनाएगा, किस पर राज्य कानून बनाएगा, या दोनों पर कौन कानून बना सकते हैं। तो संघ सूची के अंतर्गत वो विषय रखे जाते हैं जिस पर केवल संघ सरकार, या क्या कहते हैं, केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है, उसको यहाँ रखा जाता है संघ सूची के विषय में। और जिन विषयों पर केवल राज्य सरकार कानून बनाती है, इसको अधिकार है कानून बनाने का, उसको रखा जाता है राज्य सूची के अंतर्गत। बाकी समवर्ती सूची में क्या रखा जाता है, कौन से विषय रखे जाते हैं? तो समवर्ती सूची में ऐसे विषय रखे जाते हैं जिन पर राज्य और आपका और केंद्र जो दोनों कानून बना सकते हैं, उसको समवर्ती सूची में रखा जाता है। वो विषय जो है इस सूची में रखे जाते हैं। तो संघ सूची में पहले 100 विषय हुआ करते थे, वर्तमान में 98 विषय हैं। राज्य सूची में पहले 66 विषय हुआ करते थे, वर्तमान में 59 है। और समवर्ती सूची में पहले 47 विषय हुआ करते थे, वर्तमान में कितने? वर्तमान में जो है 52 विषय हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आप देखोगे तो 8वीं अनुसूची में क्या चीज है? तो इसके अंतर्गत देखोगे 8वीं अनुसूची के अंदर तो भाषाओं के बारे में दिया गया है। जो हमारे संविधान के अंतर्गत भाषाओं को मान्यता प्रदान किया गया है। कितनी भाषाओं को? 22 भाषाएं, 22 भाषाएं। तो 22 भाषाओं को जो है मान्यता प्रदान किया गया है हमारे संविधान में, उसको संवैधानिक मान्यता दिया गया है 22 भाषाओं को। तो पहले ये भाषाएं 14 हुआ करती थी। जब हमारा मूल संविधान लागू हुआ था, मूल संविधान के समय, तो आपसे जब भी पूछा जाए तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। 14 भाषाएं। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि मूल संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी थी? 14, जो अब बढ़कर जो है 22 भाषाएं हो चुकी है। ठीक है, यहां से ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए।
उसके बाद हम देखें अगर 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं बाद में शामिल हुई उसको देखेंगे, किस संशोधन के द्वारा शामिल किया गया उसको देखेंगे। बाकी अगर आप देखना चाहें 22 भाषाएं हमारे संविधान में जो सम्मिलित की गई हैं कौन कौन सी हैं, तो यहाँ देख सकते हैं। देखिए ये सारी भाषाएं जो 22 भाषाएं हैं जो हमारे संविधान में शामिल किया गया है या हमारे संविधान के द्वारा जिनको मान्यता प्रदान किया गया है। जैसे आप देखते होंगे हिंदी है, उर्दू है, संस्कृत है, पंजाबी है, कश्मीरी है, मराठी है, मलयालम है, कोंकणी है, तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ है, मणिपुरी है, बोडो है, डोगरी भाषा है, संथाली भाषा है, मैथिली है, बांग्ला भाषा है, उड़िया भाषा है, असमिया भाषा है, नेपाली है, सिंधी है, गुजराती। ये 22 भाषाएं हमारे संविधान में शामिल की गई हैं। कौन सी भाषाएं हमारे संविधान में शामिल नहीं है, तो याद रखिएगा आप, अंग्रेजी, भोजपुरी, राजस्थानी, पाली, प्राकृत। यहीं से आपको उठाकर दिया जाता है कि कौन सी भाषा नहीं है। तो यही आप जो है 4-5 भाषाएं याद रखिए। बाकी एक कॉन्सेप्ट है, 5 भाषाओं को याद रख लीजिए, बाकी ये जो है वैसे खुद ब खुद आपको याद रहेंगी, आपको रटना नहीं पड़ेगा कौन कौन सी भाषाएं हैं। बस ये इतना जान लीजिए, अंग्रेजी भाषा हमारे संविधान में सम्मिलित नहीं की गई, हमारे संविधान में इसको मान्यता नहीं दिया गया है। ना तो अभी भोजपुरी को दिया गया है, ना तो राजस्थानी को अभी दिया गया है, ना तो पाली को हमारे संविधान में सम्मिलित किया गया है, ना प्राकृत भाषा को हमारे संविधान में सम्मिलित किया गया है। तो यही भाषाएं याद रख लीजिए। बाकी जितनी भाषाएं बच जाती हैं आप समझ लीजिएगा कि सारी भाषाओं को जो है हमारे संविधान में मान्यता प्रदान किया गया है। ठीक है, ये जो भाषाएं लिखी हुई हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हमें देखना यह है कि जो पहले मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, बाद में और उसमें से और भाषाएं जो शामिल हो जाती हैं, 22 भाषाएं हो जाती हैं। तो पहला संशोधन कब किया गया, किस भाषा को पहली बार शामिल किया गया? 14 से बढ़ाकर 15 किया गया। 15वीं भाषा कौन सी है, इस प्रकार से आपसे पूछा जाता है। तो आप याद रखिएगा, एक संशोधन किया गया, 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन किया गया और इसके माध्यम से सिंधी भाषा को जोड़ा गया। किस भाषा को? सिंधी भाषा को, सिंधी को जोड़ा गया, सिंधी भाषा को। और 21वां संविधान संशोधन किया गया था आपका 1967 में। ठीक है, उसके बाद आपका संशोधन होता है 71वां संविधान संशोधन होता है। 71वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। और इसके माध्यम से, और ये 71वां संविधान संशोधन आपका होता है 1992 में। कब होता है? 1992 में, 1992 में। और इसके माध्यम से 3 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। 3 भाषाएं कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा जाता है। कोंकणी, मणिपुरी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है, तो कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को कब जोड़ा जाता है? 71वां संविधान संशोधन करके 1992 में। इसके बाद एक और संशोधन होता है और वह होता है आपका 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन। और ये संशोधन कब होता है? तो ये संशोधन होता है आपका 2003 में। ठीक है, 2003 में 92वां संविधान संशोधन होता है। मतलब 92 नंबर का जो अमेंडमेंट हमारे संविधान में जो संशोधन किया जाता है, बदलाव किया जाता है, 92 नंबर का बदलाव किया जाता है। और इसके माध्यम से कौन सी भाषाएं जोड़ी जाती हैं? 4 भाषाएं जोड़ी जाती हैं इसके माध्यम से। 4 भाषाएं कौन कौन सी? तो देखिएगा, एक भाषा आपकी होती है बोडो, एक होती है डोगरी, डोगरी, और दूसरी होती है संथाली, और अगली भाषा होती है आपकी मैथिली। ठीक है, मैथिली। ये 4 भाषाएं आपकी 92वां संविधान संशोधन करके 2003 में जो है जोड़ी जाती है। तो जब भी पूछा जाए कि ये पहले जो आपकी 14 भाषाएं थी, उसके बाद कितनी भाषाएं जोड़ी गई? 3, 1, 4 और उसके बाद 8। ठीक है, तो ये भाषाएं कुल कितनी हो जाती हैं? आपकी 22 हो जाती है। तो 22 वर्तमान में है ही। तो आगे जब भाषाएं संशोधन के द्वारा जोड़ी जाएंगी तो जो है उसको भी आपको बता दिया जाएगा। बाकी वर्तमान में इतनी बातें आप यहां से याद रखोगे भाषाओं के बारे में। ठीक है, चलिए
अगली अनुसूची जो हमारी है हमारे संविधान के अंतर्गत 9वीं अनुसूची। तो आप जानते हैं हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूचियां पहले थी, लेकिन बाद में और 9वीं, 10वीं और उसके बाद 11वीं और 12वीं को जोड़ा गया है। तो ये 12वीं चारों अनुसूचियों को कब बाद में जोड़ा गया है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आप देखोगे तो 9वीं अनुसूची, तो 9वीं अनुसूची जब हमारा पहली बार संशोधन किया जाता है हमारे संविधान में, जब कोई संशोधन पहली बार किया जाता है वो कब किया जाता है? प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन ये प्रथम बार कब किया जाता है? 1951 में। ये पहला संविधान संशोधन होता है और पहले संविधान संशोधन के माध्यम से पहली अनुसूची हमारे संविधान में जोड़ी जाती है। और इसमें विषय क्या होते हैं? तो देखिए इसमें जो विषय होते हैं 9वीं अनुसूची में, तो आप जानते हैं पहले जमींदारी प्रथा चला करता था ना, पहले जमींदारी प्रथा चलती थी, तो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया, अंत कर दिया गया। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन मतलब जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया इस संशोधन के द्वारा। दूसरी बात जो है इसमें जो प्रावधान किया गया है वो है आपका भूमि अधिग्रहण अधिनियम, भूमि अधिग्रहण अधिनियम। इसके अलावा आप जानते हैं ना कि जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम, पहले क्या हुआ करता था, जो जमींदार हुआ करते थे बहुत सारी भूमियां रखते थे, 1,000 बीघा, 500 बीघा, इस प्रकार से पूरा क्षेत्र हुआ करता था उनका, जमींदारों का बहुत ज्यादा भूमि होती थी। तो जो है सरकार ने ऐसा कानून बनाया कि एक लिमिट से ज्यादा किसी के पास भूमि नहीं होगी, किसी के पास थोड़ा भी भूमि पहले नहीं हुआ करते थे और किसी के पास हजारों बीघा हुआ करता था ना, इस प्रकार से। तो उसको जो है समाप्त कर दिया गया भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंदर। सीमा से अधिक किसी के पास भूमि होगी सरकार जो है उसको अधिग्रहित कर लेगी, ठीक है। तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम इसी 9वीं अनुसूची के अंतर्गत एक प्रावधान किया गया। इसके अलावा एक व्यवस्था और की गई इसके द्वारा, आप देखोगे तो संपत्ति अधिग्रहण अधिनियम, संपत्ति अधिग्रहण अधिनियम, ठीक है। ये 3 कानून बनाए गए 8वीं अनुसूची के द्वारा। जमींदारी प्रथा को खत्म कर दिया गया, भूमि अधिग्रहण अधिनियम लाया गया, अगर आवश्यकता से अधिक भूमि है तो सरकार अधिग्रहित कर लेगी। संपत्ति अधिग्रहण अधिनियम, आवश्यकता से अधिक संपत्ति भी किसी के पास है तो सरकार जो है उसको, हमने कहा अगर इलीगल संपत्ति है तो उसको अधिग्रहण कर लेगी, ठीक है। उसके बाद आपकी आती है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची 21 संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में इसको ऐड किया गया 10वीं अनुसूची को। तो ये किया गया संशोधन आपका 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन। और 52वें संविधान संशोधन के द्वारा ये 52वां संविधान संशोधन आपका किया गया 1985 के अंतर्गत। 1985 में इसको किया गया, 1985 में। और इसके माध्यम से दल बदल कानून लाया गया। इसके माध्यम से कौन सा कानून लाया गया? दल बदल कानून, ठीक है। तो दल बदल कानून किसके माध्यम से लाया गया? आपका जो 10वीं अनुसूची जोड़कर और 52वां संविधान संशोधन करके 1985 में दल बदल कानून लाया गया। इसका यह मतलब हुआ, पहले क्या हुआ करता था, कोई कैंडिडेट एक पार्टी से जीतता था तो भाग के दूसरे पार्टी में चला जाता था। इस प्रकार से इसको समाप्त कर दिया गया कि ऐसा आप कोई ना कर पाए। पहले ऐसे होता था कि एक ही दिन में कई लोग, उन्हें देखो आप सुने होंगे ऐसा न्यूज, ऐसी जो कहानियां सुने होंगे, एक ही दिन में कई पार्टी चेंज कर देते थे। इस पार्टी में आए, उस पार्टी नहीं रखा, दूसरे पार्टी में चले गए, वहां से बात नहीं बनी तो तीसरी पार्टी में चले गए, है ना। एक नाम सुने होंगे आया राम गया राम, इस तरह से। तो गया राम इसी तरह के व्यक्ति थे कि एक पार्टी में उनका निर्वाचन हुआ, वहां से चुने गए तो उसमें नहीं टिके, दूसरे में चले गए, उस पार्टी से बात नहीं बनी, तीसरी पार्टी में चले गए। इस तरह से पहले हुआ करता था कि आप एक पार्टी छोड़कर, जहां से चुने गए हो उस पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में जा सकते हैं। लेकिन अब हमने कहा इस नियम के द्वारा, दल बदल कानून के द्वारा उसको समाप्त कर दिया गया। अगर आप एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जा सकते हैं लेकिन आप विधायक या सांसद नहीं रह जाएंगे, तब आपकी सदस्यता जो है समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो ये दल बदल कानून कहा जाता है उसको, कि कोई कैंडिडेट अपना जो है दल बदल नहीं सकता, दल बदल सकता है लेकिन उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। मतलब वो विधायक रहेगा तो फिर दूसरे पार्टी में गया, विधायकी उसकी खत्म। 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची में क्या है? तो 11वीं अनुसूची के अंतर्गत
आपकी जो पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो 11वीं अनुसूची कब शामिल की गई? तो यह संशोधन किया गया आपका 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन। और इस संशोधन के माध्यम से, यह संशोधन किया गया आपका 1993 में। 73वां संविधान संशोधन कब किया गया? 1993 में, ठीक है। और इसके माध्यम से क्या ऐड किया गया? तो पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया कि पंचायतें जो है संविधान के अंतर्गत संविधान का भाग हैं, ठीक। उसके बाद आपका अगला संशोधन आता है 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन आता है। फिर 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, ठीक है। और इस संशोधन के द्वारा 74वां संविधान संशोधन आपका ये भी 1993 में ही होता है। एक ही वर्ष में दो संशोधन किए गए, एक आपका पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए किया गया और एक आपका जो है नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देने के लिए किया गया। किसको? नगर पालिकाओं को, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा, ठीक है। तो ये चार अनुसूचियां बाद में शामिल की गई हैं। किस संशोधन के द्वारा कौन सी अनुसूची शामिल की गई और उसके अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए, किन विषयों का प्रावधान किया गया है, ये सारी बात आप यहां से देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद देखोगे तो 11वीं जो अनुसूची है और 12वीं अनुसूची एक ही वर्ष जोड़े गए हैं, लेकिन ये 73वां नंबर का संशोधन है और ये 74वां नंबर का संशोधन है। आपसे पूछा जाता है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया है? जो ग्राम पंचायतें होती हैं, आप जानते हैं ग्राम पंचायतों के अंदर प्रधान वगैरह होते हैं, बाकी नगर पालिकाएं होती हैं, नगर पालिकाओं के अंदर जो आपके चेयरमैन या मेयर वगैरह होते हैं इसके अंतर्गत होते हैं। तो इनको संविधान में दर्जा दिया गया है कि संवैधानिक चीजें हैं ये, ठीक है। ये संस्थाएं जो है संवैधानिक हैं। तो ये सारी बातें हो गई। बाकी यहां देखोगे आप तो 11वीं अनुसूची में जो पंचायतें हैं, पंचायतों को 29 विषय दिए गए हैं। इनके लिए 29 विषय निर्धारित किए गए हैं। पंचायतों के लिए, पंचायतों के लिए जो है कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? तो पंचायतों के लिए 29 विषय हैं, 29 विषय हैं। और आपकी जो नगर पालिकाएं हैं, नगर पालिकाओं के लिए जो है 18 विषय हैं। कितने विषय हैं? 18 विषय हैं पंचायतों के, नगर पालिकाओं के लिए, ठीक है। तो पूछा जाता है आपसे 11वीं सूची में पंचायतों को कितने विषय दिए गए हैं? 29 विषय दिए गए हैं। मतलब 29 विषयों का वो हमने कहा उस पर कानून बना सकती है, उसका देखरेख कर सकती है। बाकी 18 विषय ऐसे हैं, 18 विषय का परिपालन किसको करना है? तो 18 विषय नगर पालिकाओं का पालन करना है। जैसे सफाई वगैरह बहुत सारे उसके अंतर्गत विषय होते हैं। और अगर हम इसको देखना चाहते हैं कि 29 विषय कौन है, तो यहाँ देखिए 11वीं अनुसूची में शामिल विषय, 11वीं अनुसूची में शामिल विषय पंचायतों को जो दिए गए हैं ये सारे हैं, 29 विषय दिए गए हैं। जैसे कृषि विस्तार है, और उसके अलावा भूमि सुधार, भूमि समेकन, मृदा संरक्षण, पशुपालन, डेयरी और मुर्गी पालन, मत्स्य उद्योग, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, वाटरशेड विकास, सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी, लघु उद्योग जिसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी शामिल है, लघु वनोपज, उसके बाद खादी ग्राम उद्योग और कुटीर उद्योग, ये सारे जो है 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों को दिए गए ये सारे विषय हैं। ईंधन है, पशु चारा है, ग्रामीण बिजली व्यवस्था है, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, उसके अलावा वयस्क और अनौपचारिक शिक्षा है, पुस्तकालय है, सांस्कृतिक गतिविधियां हैं। ये सारी व्यवस्थाएं करने का जो जिम्मा किसको सौंपा गया है? पंचायतों को सौंपा गया है। 29 विषय दिए गए उनको सब मिलाकर, ठीक है। ये यहाँ से आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप चाहे तो। उसके बाद नगर पालिकाओं को जो सारे विषय दिए गए हैं, 18 विषय दिए गए हैं। नगर पालिकाओं को कितने? कुल 18 विषय दिए गए हैं। 18 विषय दिए गए नगर पालिकाओं को। तो नगर पालिकाओं को जो विषय हैं ये सारे विषय हैं, जैसे शहरी नियोजन जिसमें नगर नियोजन भी शामिल है, नगरीय योजनाएं, जो नगरीय योजनाएं आती हैं उसको लागू वगैरह कराना, भूमि उपयोग का नियम, भवनों का निर्माण कराना, मतलब जो नगर पालिका के अंतर्गत भवन वगैरह आप देखते होंगे म्युनिसिपालिटी तुरंत आ जाती है आप अगर अवैध निर्माण करते हैं, देखते हैं ना ये सारी चीजें। उसके बाद सड़कें और पुल, जल प्रदाय, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता सफाई, कूड़ा करकट प्रबंधन, मतलब जितनी सफाई की व्यवस्था है ये सारा नगर पालिकाओं के अंदर
ये सारी व्यवस्थाएं करना, मतलब ये सारे 18 विषय हैं, इसको आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो आज मैंने आपको अनुसूचियों के बारे में पढ़ाया, अनुसूचियों को समझाया। जब भी आपको अनुसूचियों के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना हो तो इससे ज्यादा कोई जानकारी नहीं होती। अनुसूचियों के बारे में यही सारे जो आपके फैक्ट होते हैं, यही सारे फैक्ट पूछे जाते हैं। तो इससे बाहर अनुसूचियों के बारे में कुछ नहीं पूछा जाएगा, चाहे छोटी परीक्षा हो चाहे बड़ी परीक्षा हो, कहीं पर भी जो है इससे ज्यादा अनुसूचियों के बारे में आपसे कोई बात नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, तो अनुसूचियों के बारे में ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो इसके पहले वाले क्लास में मैंने प्रस्तावना के बारे में बात किया था। आज वाला जो आपका क्लास था अनुसूचियों के बारे में था, और अनुसूचियों के बारे में संपूर्ण चर्चा थी। कम समय में आपने पूरी जानकारी प्राप्त की है अनुसूचियों के बारे में। ठीक है, तो वीडियो को जो है अपने दोस्तों में और जो पढ़ाई करते हैं सारे लोगों में शेयर कर दीजिए। बाकी इसको लाइक और शेयर भी करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं आपके अगले वाली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।